पंजाब कांग्रेस में राजा वडिंग और चरणजीत सिंह चन्नी विवाद अभी थमा भी नहीं कि इस बीच हरियाणा कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी सामने आ गई। इस पूरे मसले पर क्या हुआ हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। दरअसल ये बताया गया है कि हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त पहुंचे थे हरियाणा में और वहीं पर ये गुटबाजी सामने आई। दरअसल संजय दत्त के सामने पार्टी के दो दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला एक दूसरे पर इशारों में तंज कसते दिखे। ऐसे में हरियाणा और पंजाब कांग्रेस में कलह पार्टी की नई मुसीबत बनती दिख रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला का वो बयान जो सियासी गलियारों में सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला मेरा साथ दें फिर देखें धमाका होगा। इसके जवाब में रणदीप सुरजेवाला ने कहा मुझे 20 साल हो गए हैं आपका साथ देते देते, अब आपकी बारी है। अब आपको बता दें कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय सतीश चंद्रन दत्त 5 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान पार्टी के तमाम सीनियर नेता एक मंच पर दिखे। प्रभारी संजय दत्त ने सबसे पहले पार्टी की जनरल बॉडी की बैठक की। मकसद था नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलना, लेकिन बैठक आगे बढ़ी तो संगठन की अंदरूनी खींचतान भी सामने आ गई। ये महज भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला तक सीमित नहीं रहा। कुमारी शैलजा ने पार्टी के भीतर गुटबाजी का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि हर बार नए प्रभारी आते हैं, स्वागत होता है और साथ चलने की बातें होती हैं, लेकिन ये बातें महज भाषणों तक सिमट कर रह जाती हैं। पार्टी मजबूत करने की बात बस दिखावा है। इतना ही नहीं, पार्टी के सीनियर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी पार्टी को आईना दिखाया और मिलकर काम करने की नसीहत दी। हर बार जो नया प्रभारी आता है हम तो आते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं और सब हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी। हम नहीं, पार्टी ने आपको देखो बना के भेजा है और राहुल जी का, खड़गे जी का फैसला है, आपको भेजा है और हम आपका स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो बात नहीं है, वो अलग चीज छोड़ दें। बूथ लेवल तक मंडल भी बनाने की आपकी बात थी, यही नहीं है। आपको कांग्रेसी मिल जाएंगे, लेकिन कौन से कांग्रेसी हैं उनमें जो विचारधारा के रूप में कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के विचार और कांग्रेस की जो फिलॉसफी है, कांग्रेस की जो विचारधारा आइडियोलॉजी है, उसके लिए भी काम करने की जरूरत है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर हरियाणा कांग्रेस में दो दिग्गजों में जुबानी तलवारें क्यों खिंच गई। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में लगातार कांग्रेस की 2 बार हुई हार को लेकर सवाल उठाया और कहा कि सत्ता में आए बिना सामाजिक बदलाव नहीं किया जा सकता। ये कड़वी सच्चाई है। एक सच्चाई ये भी कि 56 साल में कांग्रेस पार्टी ने महज 3 चुनाव जीते हैं। हम इस बात को एक दूसरे को नहीं बोलते, लेकिन पार्टी महज 3 चुनाव जीती है। जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दावा किया जा रहा है कि सुरजेवाला का सीधा निशाना हुड्डा पर ही था, क्योंकि हुड्डा सालों से हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरे के रूप में नजर आते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरजेवाला बीते कुछ सालों में तेजी से आगे बढ़े हैं। अब इन दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव की चर्चा तेज हो गई है। सत्ता में आए बगैर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। सत्ता में आए बगैर आप सामाजिक बदलाव और तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये भी एक कड़वी वास्तविकता है और उस कड़वी वास्तविकता का संजय जी एक बात सच्चाई की ये भी है कि 56 साल में 1970 से लेकर 67 में हरियाणा बना और 2026 तक 56 साल हो गए। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते।
हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने से। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि संजय दत्त की पहली बैठक में ही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। लिहाजा प्रभारी संजय दत्त के लिए हरियाणा में कांग्रेस की जीत की राह आसान नहीं होगी। पिछले 1.5 दशक से ज़्यादा के समय में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी की कमान कई वरिष्ठ नेताओं ने संभाली। इन तमाम वरिष्ठ नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को दूर करना था। इन तमाम नेताओं ने भरसक प्रयास भी किए, भरसक कोशिश भी की, लेकिन गुटबाजी ज्यों की त्यों बनी हुई नज़र आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश की कमान नए प्रभारी के तौर पर संजय दत्त ने संभाली, जिनको हाल ही में शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई है। संजय दत्त इन दिनों 5 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पे हैं और इस 5 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे के पहले दिन ही एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बड़ी बैठक में संजय दत्त तमाम वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाब तो नजर आए, लेकिन जब तमाम नेताओं की बोलने की बारी आई तो तमाम नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आए। हरियाणा के बाद अब बात पंजाब कांग्रेस की। पंजाब कांग्रेस में उठे सियासी तूफान के बीच प्रभारी भूपेश बघेल 5 दिनों से पंजाब में हैं। 4 दिन बीतने के बाद भी न ही चरणजीत सिंह चन्नी और न ही उनके गुट का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने पहुंचा। चन्नी के बागी तेवर जारी हैं, लेकिन अब दोनों गुटों की ओर से संदेश दिया जा रहा है ऑल इज वेल है। लेकिन अहम सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक है तो चन्नी और बघेल में मुलाकात क्यों नहीं हुई। इस बीच भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि 2027 का विधानसभा चुनाव राजा वड़िंग के नेतृत्व में होगा। इस पर कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने कहा कि हाईकमान के फैसलों के साथ पूरी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। नेताओं के बीच व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही भूपेश बघेल से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। बघेल साहब ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ जिन्ने लीडर्स ने सारे इकट्ठे होकर मिलांगे और अपनी जिहड़ियां गल्लां ने जां उन्हां दे जो विचार ने वो सुने जाणगे। कांग्रेस एक है और यूनाइटेड कांग्रेस की जिहड़ी लड़ाई लड़ांगे, ये साडा सारिआं दा डिसीजन होया। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने 2027 पंजाब चुनाव के लिए अलग अलग कमेटी बनाई है, जिसमें चन्नी को चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। लेकिन चन्नी गुट उनके नेतृत्व में राज्य में चुनाव लड़ने को लेकर अड़ा है। गतिरोध के बीच भूपेश बघेल ने दावा किया कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और जल्द ही सभी नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने फिर दोहराया कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। हम जाएंगे, मिलेंगे, 2 मेंबरी टीम बन गई है उनकी। ठीक है, स्वागत है उनका। तो आप जाएंगे ब्रेकफास्ट? बिल्कुल जाऊंगा, मैं जो बुला रहे हैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। कि हम जाएंगे, मिलेंगे, 2 मेंबरी टीम बन गई है उनकी। ठीक है, स्वागत है उनका। तो आप जाएंगे ब्रेकफास्ट? बिल्कुल जाऊंगा, मैं जो बुला रहे हैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। हम तो 2 मेंबर मिले चाहे 8 मेंबर मिले, वो हमारे घर के सदस्य हैं, साडे वो परिवार के मेंबर है। मैं सुनिया सीगा डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हुंदा है हमेशा। साडी पार्टी डिक्टेटरां दी पार्टी नहीं है। साडी पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं है जिहदे च डिक्टेटरशिप है, कोई होर व्यक्ति बोल नहीं सकता। साडी पार्टी बीजेपी पार्टी नहीं है जिहदे विच कोई बोल नहीं सकता, सारे दबी आवाज च बोलदे है। ऐसे में अहम सवाल ये है कि चन्नी क्यों भूपेश बघेल से मिलने से बच रहे हैं। अगर बात नहीं बनती तो कांग्रेस के लिए 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव मुसीबत का सबब बन सकता है। वहीं हरियाणा में सीनियर नेताओं में अहम की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। लिहाजा कांग्रेस आलाकमान के सामने संकट जीतने से ज़्यादा अपने नेताओं को एकजुट रखने की चुनौती है।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता रमनीश वत्स हैं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी हैं। अजय वर्मा जी, आप तो यूथ कांग्रेस के हैं, रणदीप सुरजेवाला यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, आप तो उनके बड़े अच्छे से जानते होंगे। सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला में पट्टी नहीं है। सबको पता है कि शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में पट्टी नहीं है। सबको ये भी पता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह तो वो तो बीजेपी ही चले गए थे, बीजेपी से फिर वापस कांग्रेस में आ गए। तो आप एक अनार 100 बीमार, पंजाब में जितने नेता हैं उनके अपने अपने एक एक गुट हैं हरियाणा के अंदर। दीपक चौरसिया जी, हमारी पार्टी का अगर आप शुरू से हिस्ट्री उठा के देखेंगे और पार्टी पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक चीज बताऊं आपको, हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र, यहाँ हर आदमी, छोटा कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता, छोटा नेता बड़ा नेता अपनी बात रख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भाजपा का प्रचार तंत्र अफवाह बनाकर देश में प्रचारित करे। कुछ यहाँ जैसे इनके यहाँ कुछ नहीं होता है, कहते हैं सब चंगासी सब चंगासी सब चंगासी। हमारे यहाँ ये नहीं है, कोई बात है चर्चा पर इसी खींचतान के चलते आप हरियाणा में हार गए। अजय वर्मा जी, आप भूल गए इस बात को। अभी 2024 में फिर आ रहे हैं, तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है और आप सारा आदमी कह रहा था कि सबसे बढ़िया चांसेस तो कांग्रेस के जीतने के। लेकिन आप इसी खींचतान में कि मेरे आदमी को टिकट ज्यादा मिले, मेरे आदमी को टिकट ज्यादा मिले, आप लोगों ने कुछ ऐसा प्रपंच किया कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ गई। तो ये आंतरिक लोकतंत्र अगर पार्टी को ही रसातल में डालने लगे, पाताल में पहुंचाने के लिए, तो अजय भाई क्या होगा? दीपक जी, मैं हरियाणा के चुनाव में विधिवत कई जो विधानसभाओं में रहा, राजबब्बर जी के यहाँ भी रहा, मैं सुरजेवाला साहब की तरफ भी गया था, मैं हुड्डा साहब की तरफ भी गया, मैं रोहतक में भी रहा। देखिए, वहां हम चुनाव जीत रहे थे और आज भी हम जीते हुए, क्योंकि वहां पर SIR से और वोट चोरी करके श्री 1008 ज्ञानेश कुमार जी के माध्यम से सरकार चुरा के बनाई गई है। इसके सबूत हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मंच पे दिए, इसके सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए, किस तरह से वोटों के नाम पर धांधली की गई और किस तरह से काटा किया गया। तो ये तो पूरा जग जाहिर है। हो सकता है आपके विचार दूसरे हो इस विषय पे, सबको लोकतंत्र में अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। लेकिन हाँ, हमने अपनी बेहतरी के लिए, हमारे यहाँ देखिए जैसे नए प्रभारी चेंज, पंजाब में भी चीजें परिवर्तन हो रही हैं, काफी लोग हैं, चुनाव हैं 2027 में अब। तो इसके लिए हम लोग अपने गुणाभाग के तहत पार्टी के हाईकमान के निर्देश पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर, पार्टी के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से मिलकर विभिन्न, देखिए एक हाथ जब होता है इस तरह से 5 उंगली होती है और उस 5 उंगली को अगर हम एक मुट्ठी बनाकर मारेंगे तो एक घूंसा पंच लगेगा। तो हम अपनी पार्टी का घूंसा लगाकर वो विपक्ष के उस प्रोपोगंडे को खंडित करना चाहते हैं सबके साथ मिलकर, जहां पर लोग इथेनॉल पेट्रोल मिलाने से देश का मध्यम वर्ग और चुनाव मोटरसाइकिल कार वाला खत्म हो जा रहा, बर्बाद हो जा रहा है। पेपर लीक होने से युवा बेकार बेरोजगार हो जा रहा, पिटे जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार की सीमा ही नहीं बची है और देश की सरकार केवल अपने एजेंडे में और चंदा चोरी के मामले में देश में किस तरह से हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया है, देव द्रव्य को चुरा ले गया ऊपर से नीचे तक, और जवाबदेही सिर्फ 3-4 लोगों का बना के वो प्लानिंग करके दे दिया गया। तो इन सबके खिलाफ, चाहे वो हमारे और प्रभारी अभी और भी चेंज नहीं है, बिल्कुल करिएगा अजय वर्मा जी, पर अपने घर के झगड़े तो ठीक कर लीजिए, पहले अपने घर के झगड़े तो ठीक कर लीजिए, सब कुछ करिएगा। अगर आपके घर के झगड़े ठीक हो जाए ना अजय वर्मा जी, तो आपकी पार्टी पहले से बेहतर हो जाए। ये आंतरिक लोकतंत्र अगर पार्टी को डुबाने लगे तो ऐसे आंतरिक लोकतंत्र को पार्टी में नहीं रखना चाहिए। रमनीश वत्स जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि एक के बाद एक, चाहे वो इथेनॉल का मुद्दा हो, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, आप लोग डिफेंसिव पोजीशन पे है ना। अजय वर्मा जी का ये दावा है तो कोई गलत तो नहीं कह रहे। वो एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर सरकार की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की साफ नीति होती है कि हम कभी भी डिफेंसिव मोड में नहीं, बहुत ही आक्रामक रूप में आज भी, चूंकि मैंने हमारी पार्टी का मानना है कि जो भी दोषी है उसको हम पाताल से ढूंढ करके निकाला और जो भी बाकी बचे हुए हैं उनको भी निकाल करके सख्त से सख्त सजा देंगे। लेकिन आज जो मुद्दा है उसके ऊपर ही हम ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं कि देखिए, लोकतंत्र में मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन जब हर राज्य में कांग्रेस की राजनीति
गुटबाजी के इर्द गिर्द घूमने लगे तो जनता का भरोसा जो है कमजोर हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और संगठन की मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस अभी भी अपने अंदरूनी विवादों से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसका मूल कारण बहुत सारे हैं, और जैसे एओ ह्यूम से एक अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी, चाहे इटली से आई हुई एंटोनियो माइनो की बनाई हुई पार्टी, इसी पार्टी से निकले चाहे शरद पवार कांग्रेस छोड़कर एनसीपी बनाई, ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई, जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस बनाई, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर आज सीएम है हमारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, अमरिंदर सिंह की बात करें, और आज जो गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या जो है ना, पंजाब के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस की कला खुलकर सामने आ रही है। चाहे चरणजीत सिंह चन्नी देखिए किस तरह से नाराजगी उनकी चल रही है। जो पार्टी अपने नेताओं को एक मंच पर खड़ा नहीं कर पा रही है, वह जनता को स्थिर सरकार कैसे देगी। और हुड्डा जी की बात करें, चाहे सुरजेवाला की खींचतान हो, पंजाब में अलग अलग गुटों की बैठकें या कांग्रेस के नेतृत्व संकट का प्रमाण है। कांग्रेस का पूरा ध्यान संगठन बचाने में, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान हमारे विकास और सुशासन पर है। जनता ने नेताओं की बयानबाजी ने स्थिर नेतृत्व का काम चाहती है, और जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के बीच तालमेल के साथ काम करिए, वही कांग्रेस के हर राज्य में आप देखें अलग अलग शक्ति केंद्र बन गए हैं। लेकिन यह कांग्रेस आंतरिक का मामला, ये बात हम समझते हैं, लेकिन जब यह सार्वजनिक रूप से सामने आता है तो इनकी कलई खुल जाती है। आप इसी का प्रमाण आप देखिए मध्य प्रदेश में, आप देखिए कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले, और कमलनाथ जी अभी भी वो भी नाराजी चल रहे हैं। वो भी आप केंद्रीय नेतृत्व जो है इनका कांग्रेस का, उससे बहुत ज्यादा नाराजगी है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जैसे लोग जो सनातन का विरोध करता हो, आज जो राम मंदिर का विरोध करता हो, जो भगवान राम को काल्पनिक बताता हो, राम मंदिर में नाच गाना यदि बताता हो, तो बात है कि कोई भी जनता यदि इनके खुद नेता जो साथ तभी देंगे जब इनकी नीतियों के प्रति वो सजग होंगे। इनके विचारधारा, कांग्रेस की क्या विचारधारा है? कांग्रेस की विचारधारा जो है शर्जील इमाम को, उमर खालिद को, याकूब मेमन को, आतंकवादियों को शरण देती है, आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करती है, आतंकवादियों को पोषण करने का काम करती है। आज देखिए जिस तरह से आया एक कॉकरोच चुचुंदर वाली पार्टी, उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रश्रय देते नजर आए, उसको कहीं ना कहीं सहयोगात्मक दृष्टि से कौन से हमने देखा कि कांग्रेस के पार्टी के कुछ नेता जो हैं उसको सपोर्ट करते नजर आए। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जो देश की हालात करने जो इस तरह की हुई, उसको संवारने का काम आज भारतीय जनता पार्टी अभी भी लगी हुई है, और हर एक मुद्दे पे लगी रहेगी। हम लोगों का एक ही है मानना कि कांग्रेस का इतिहास जो है शरद पवार और ममता बनर्जी और जगनमोहन रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद जैसे कई बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए। इसका मूल कारण मैं मानता हूं कि कांग्रेस की नीति जो है, विचारधारा है, उसको कहीं भी मेल नहीं खाता है। ठीक है, आज आप पर आपने इनके जो आरोप है उस पर जवाब नहीं दी। आपने इथेनॉल मिक्स पेट्रोल E20 पर भी कुछ नहीं बोला, आपने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी कुछ नहीं बोला। मैं फिर ये सवाल लेकर आऊंगा, मैं अजय वर्मा जी के पास चलता हूं। अजय वर्मा जी, आप देखिए जो बात रमनीश वत्स जी ने कही, रमनीश जी मैं आता हूं, एक मिनट रुक जाइए। जो बात रमनीश वत्स जी ने कही, ये आपका आंतरिक लोकतंत्र था जिसके चलते ममता बनर्जी बाहर हुई, अलग पार्टी बनी। ये आपका आंतरिक लोकतंत्र था जिसके चलते शरद पवार बाहर हुए, पीए संगमा बाहर हुए, तारिक अनवर बाहर हुए, अलग पार्टी बनाई, वो भी सत्ता में आई, ममता बनर्जी भी सत्ता में आई, जगनमोहन रेड्डी वो भी बाहर हुए, उन्होंने आपकी पार्टी की हालत ही खराब कर दी। आंध्र प्रदेश में अब कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। तो ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है। आपके इंडिया गठबंधन में तो आगे वही लोग हैं जो कांग्रेस को तोड़ तोड़ के जो है, जिन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो अजय वर्मा जी, ये आंतरिक लोकतंत्र आपको जरा भारी नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है पार्टी के ऊपर, पार्टी संगठन के ऊपर, पार्टी की जो विनिंग प्रोस्पेक्ट्स होते हैं या पार्टी की जो जीत की संभावना होती है उसके ऊपर? दीपक जी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और विभिन्न चैनलों पे, देश के पे, विभिन्न संगठनों पे, विभिन्न प्रोग्रामों में रहते हैं। और मैं 10 साल पहले भी आपके साथ अन्य चैनल पर डिबेट पे था, कहीं गोष्ठी होते है उस पर भी चर्चा रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक ही वो है कि ये प्रोपेगेंडा की किताब, अब ये नया पाठ्यक्रम लेके चले आते हैं, वही पुरानी सड़ी गली चीजें उठा लाते हैं कि ये अगर मीटिंग करे अपनी, तो इनकी मीटिंग तो संगठन के विकास की है, अगर अपोजिशन का कोई आदमी मीटिंग करे तो वो खिलवाड़ कर रहा है।
पूरे देश को पता है कि किस तरह से ये ऑपरेशन एमिटर्स द्वारा तोड़ कर सरकार गिरा रहे हैं, तोड़ कर एमपी ला रहे हैं, तोड़ कर राज्यसभा ला रहे हैं, क्योंकि इन्हें 2/3 बहुमत अपना करना है और देश के संविधान को बदलने का इनका जो टारगेट महिला आरक्षण के नाम पर, ये उस टारगेट को अचीव करने में लगे। ये चाहते हैं कि साम दाम दंड भेद, गांधी के इस देश को गोडते के देश में परिवर्तन करना चाहते हैं। लोकतंत्र कितना ही कलंकित हो जाए, मर्यादाओं का कितना ही हनन हो जाए, भारत की आत्माओं को कितना ही कुचल दिया जाए, महिलाओं पर कितने ही अत्याचार हो जाए, लेकिन इनका टारगेट ये सत्ता, लालची, सत्ता के भूखे, सत्ता की हवस आखिर कब तक इनको मारेगी, कब तक ये लेके जाएंगे। हमारी जहां तक सवाल है, जो भी हमारे यहाँ अब आधे से ज्यादा तो बीजेपी कांग्रेस में हो गई है, हेमंत विश्व शर्मा हुए या शुभेंदु अधिकारी हुए या जगन मोहन रेड्डी हुए, हेमंत विश्व शर्मा का नाम जो ईडी पोर्टल पे आ जाता तो ईडी और सीबीआई इनका जो विशेष हथियार है इस युग में, उसको उठा लेते हैं, पोर्टल पे नाम आके के जेल भेजे जाएंगे। क्या हुआ था अजीत पवार के मामले में? मोदी जी ने 27 तारीख को एक मीटिंग में कहा था वो चोर जो हैं 75,000 करोड़ वाले जेल जाएंगे। 4 तारीख को फिर इनके में शामिल होकर शुद्ध हो गए थे, चोरी खत्म और उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो सैकड़ों उदाहरण है। जनता अब इसकी मांग कर रही है। ये चढ़ावा चोरी से समर्थित पार्टी के लोग, इनका टारगेट ये है, पहले चंदा लो, धंधा दो। उस क्षेत्र में कितना करा गया था, पीएम उसको आरटीआई में आने नहीं देंगे, जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसको नहीं देंगे। इन्होंने क्या, कुछ नहीं हम कुछ करें। चंदा चोरों से पिछली बार देखा, लॉटरी वालों से, अस्पताल वालों से, उन्होंने दवाई के नाम पर कितने पे। तो दीपक जी, ये सही मायनों में आप जो जैसे पत्रकार अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो आपका चैनल भी उठा के आपको भी ठोक पीट करके बंद करके आपके खिलाफ भी ईडी सीबीआई दुनिया भर की ठोक पीट करके लगा देंगे, क्योंकि इनके यहाँ सब चंगासी और सब चीज जायज थी। इनके यहाँ कोई संविधान नहीं है और ये संविधान के रक्षक नहीं, संविधान के भक्षक इनकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भारत को पुराने दौर में लौटा लिया जाए। और यहाँ पर वही पुरानी एक गुलामी की परंपरा जो अंग्रेजों के टाइम की थी, गोरों की, अब कालों की गुलामी के तहत पूरा देश 5 किलो अनाज पे तो 90 लाख लोग इन्होंने आश्रित कर ही दिए हैं। इथेनॉल के नाम पे जहर देकर लोगों के वाहनों को मार रहे हैं, व्यापार खत्म कर रहे हैं। जीएसटी नोटबंदी के नाम पे देश ने तांडव देखा ही देखा था। किसान किस तरह से बर्बाद हुए थे 3 काले कानून पे। तो मैं इनका इतिहास 14 से लेके कितना रक्त रंजित इंसान है भारत के हित में। अडानी को बढ़ाकर पूरे देश की व्यवस्थाएं अडानी के हाथ में सौंप दी गई हैं। अमेरिका में चले जाते हैं, सोने चांदी के नाम पर अडानी को अरबों रुपए कमा के उनका जो केस है, मुकदमा खत्म कराए जाते हैं। कितनी चीज बताऊं, आपकी डिबेट इनमें ही खत्म हो जाएगी। अरे आप अपनी पार्टी के बारे में तो बात करते नहीं है। पंजाब में झगड़ा है, हरियाणा पे झगड़ा है, आप ये अडानी और बाकी लोगों की फिक्र करते करते अपनी पार्टी की फिक्र करिए पहले। अजय वर्मा जी, अपनी पार्टी की फिक्र करिए। प्रायोजित कार्यक्रम है बीजेपी के प्रोपोगंडा सेल का, ये प्रोपोगंडा है। अरे रणदीप सुरजेवाला क्या बीजेपी के कहने पे बोल रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बीजेपी के कहने पर बोल रहे हैं? चरणजीत सिंह चन्नी क्या बीजेपी के कहने पर नाराज होके बैठ गए हैं? कुमारी सैलजा क्या बीजेपी के कहने पर बोल रही हैं? दीपक जी, संजय दत्त जी जो आपके ऑब्जर्वर बन के गए हैं ना, वो खिसिया गए सब लोगों की बात सुन के। पार्टी को मजबूत करने के लिए रणजीत सुरजेवाला हो, शैलजा जी हो, प्रगट सिंह हो, अपना मजबूत विचार रख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये संभावना ऐसे करके विचार रख रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात रखना। इसी विचार के कारण आपको याद होगा 2022 में पंजाब से आप ऐसे साफ हुए थे कि 100 के आसपास सीटें जो है आम आदमी पार्टी को आई थी। झगड़ते ही रहे आप। नवजोत सिंह सिद्धू झगड़े, अमरिंदर सिंह झगड़े, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, सुनील झाकर झगड़े, कितने लोग निकल गए पार्टी से, गिना है आपने कभी अजय वर्मा जी? 117 की विधानसभा है, उसमें 90 और 92 के बीच आई थी। सुनील जाखड़ को किस तरह से लिया गया, अमरिंदर सिंह के खिलाफ सीबीआई का इनके दामाद और बेटी के खिलाफ मामला था। ये आंकड़े दीपक जी अगर आप दिखा देना, कहाँ का निकाले, तो हर आदमी वो जो अरे इनके यहाँ आया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी। ठीक है रमनीश वत्स जी, आपने कुछ नहीं बोला, ना इथेनॉल पे बोला, ना चंदा चोरी पर बोला। ये तो आपको मुश्किल वाली बात है। नहीं, इथेनॉल के ऊपर भी हमने बोला और चंदा चोरी के ऊपर भी बोला, लेकिन इन चोरों का क्या करें? सबसे पहली बात है कि जैसे ही सत्ता में आते हैं, नेहरू जी सत्ता में नहीं, उनको तो बैठाया जाता है। और कौन बिठाता है वो भी आपको पता है कि जिसको 0 वोट आए, 9 वोट वाले जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है, लेकिन 0/0 जिनको आया था वोट कांग्रेस के
नेताओं द्वारा उनको बना दिया जाता है कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर बात करें कि देखिए, जैसे 1948 में सबसे पहला घोटाला यदि होता है वो जीप घोटाला, और कृष्ण मेनन को जो घोटाले में शामिल था इनका राजनयिक, उसको मंत्री पद से सुशोभित किया जाता है। तो इनकी बात करें ही ना करें, कम से कम सैकड़ों ऐसे घोटाले, बड़े घोटाले जो हैं, और आज भी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे राहुल जी घूम रहे हैं। और उसके बाद बात करें कि घोटाले की सरकार ही थी कांग्रेस पार्टी, उसके वजह से ये आज ये सत्ता से बाहर है 12 साल से। फिर बात करें कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो है आज नाराज चल रहे हैं, चाहे हम हुड्डा साहब की बात करें, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, चाहे शैलजा जी की बात करें, चाहे हिमाचल में जो हमारे क्या कहते हैं एक राज घराने से उनकी बात करें, विक्रमादित्य जी की बात करें, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज फिर संविधान की भी दुहाई दे रहे थे। अरे भारतीय संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, और इस संशोधन में सबसे ज्यादा मुझे लगता है संविधान की हत्या करने वाली वो इंदिरा गांधी जी थी, जो लगातार उन्होंने 24वां, 25वां, 39वां और 42वां संशोधन करके मटिया में कर दी थी। आज आपने ज्ञानेश जी को भी समेट लिया। ज्ञानेश जी ने, यदि कोई भी, आपने कहा कि सभा में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे सबूत आप लेकर के आए राहुल गांधी जी, अरे सारे सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत ले जाइए, ये सभा में आप मत ले जाइए, ले जाइए सुप्रीम कोर्ट में। यदि आपके पास प्रमुख दलील है, प्रमाण है कि हाँ, चलिए ये बात पुरानी हो गई, पता नहीं कहा अजय वर्मा जी को, पता नहीं, मेरे पास वक्त कितना है। अजय वर्मा जी, राहुल जी भी अब वोट चोरी की बात नहीं बोलते हैं, आप पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। राहुल जी भी भूल गए हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। यहीं पर रुकेंगे। आप दोनों काम से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।